हेलो गाइस। तो आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नेम है अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। यानी अशोक एक राजा था जिसने क्या युद्ध करने से क्या मना कर युद्ध युद्ध से क्या संन्यास ले लिया था। एक तरह से उसने युद्ध करना छोड़ दिया था। तो अशोका के बारे में ये पूरा चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और ये बहुत इम्पोर्टेंट राजा थे अपने टाइम के। और क्या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, चाहे वो क्लास 6 के एग्ज़ाम्स में पूछे जाए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाए। तो एक हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द एम्पायर ऑफ अशोका। अशोका के एम्पायर के बारे में पहले देखेंगे। मौर्य एम्पायर वाज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। इसके पीछे एक स्टोरी थी। जो नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे धनानंद, उन्होंने क्या किया था, चाणक्य की बेइज्जती करके उन्हें वहाँ से बाहर, मतलब जो उनका मेन जो कोर्ट होता था वहाँ से क्या उन्होंने चाणक्य की बेइज्जती करके वहाँ से उन्हें बाहर निकाल दिया था। तो उसके बाद क्या था, चाणक्य एक उस टाइम के रिलीजियस गुरु टाइप या फिर शिक्षक टाइप थे। तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि मैं क्या नंद डायनेस्टी का अंत करके रहूँगा। तो फिर वो टहलते टहलते उसी जगह पे टहल रहे थे। तो उन्होंने एक छोटे बालक को देखा जिसका नाम था चंद्रगुप्त। तो उन्होंने देखा कि उस बालक का आगे पीछे कोई नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि मैं इसी बालक को ट्रेनिंग दूंगा, आगे बढ़ाऊंगा और इसे क्या यहाँ का राजा बनवाऊंगा और इसकी हेल्प से मैं नंद डायनेस्टी का अंत करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, चाणक्य को काफ़ी जगह घुमाया, उनको बताया कैसे शासन करते हैं, क्या क्या नीति। और क्योंकि पहले वो कोर्ट में रह चुके थे राजा के, तो चाणक्य को सब कुछ पता था राज्य के बारे में, किस तरह राज्य चलाया जाता है। तो उन्होंने सब ट्रेनिंग किसको दी, चंद्रगुप्त मौर्य को सब ट्रेनिंग दी। ठीक है। तो इस तरह से क्या मौर्य एम्पायर का शुरुआत हुई चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और उसकी हेल्प किसने की, चाणक्य ने। मोर देन 2300 ईयर्स अगो, लगभग कितने साल पहले, 2300 साल पहले, चंद्रगुप्त मौर्य वाज द ग्रैंड फादर ऑफ अशोका। अशोका के ग्रैंड फादर थे चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य's आइडियाज एंड टीचिंग्स वर रिटन डाउन इन द फेमस बुक्स कॉल्ड अर्थशास्त्र। जो चाणक्य की आइडियाज और टीचिंग्स हैं वो किस बुक में लिखी हुई हैं, अर्थशास्त्र बुक में लिखी हुई हैं। और ये बुक का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखना। देयर वर सेवरल सिटीज़ इन द एम्पायर यानी उस राज्य के अंदर बहुत सारी सिटीज़ थी, बहुत सारे शहर थे, नगर थे, विच इंक्लूडेड द कैपिटल पाटलिपुत्र, जिसके अंदर क्या है, पाटलिपुत्र भी इंक्लूडेड थी। उज्जैन एज वेल एज तक्षशिला, उज्जैन और तक्षशिला। अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट, जो कि नॉर्थ वेस्ट का एक गेटवे था। इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, जो सेंट्रल एशिया में था। उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ इंडिया, उज्जैन एक रास्ता था नॉर्थ से साउथ इंडिया तक का। मर्चेंट, ऑफिशियल एंड क्राफ्ट पर्सन प्रोबेबिलिटी लिव इन दिस सिटी, जो मर्चेंट्स वगैरह थे, जो ट्रेडर्स वगैरह थे, वो क्या इस सिटी में रहते थे। ये कुछ वहाँ के द मौर्यन एम्पायर प्रिंसिपल सिटीज़, जो प्रिंसिपल सिटीज़ थी जहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं और वो जगह हैं सॉरी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं पाटलिपुत्र, लोरिया, अराराज, रामपुरवा, लुम्बिनी, सामर्थ, कुशाम्बी, इलाहाबाद, गुजारा, उज्जैन, सांची, पुंगरारिया, रूपनाथ, गारनर, सोपारा, सन्नाथी, मास्की। ये ऐसे काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पे क्या है इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं अशोका डायनेस्टी से रिलेटेड, मौर्यन डायनेस्टी से रिलेटेड। आगे क्या है, डिफरेंस बिटवीन एम्पायर एंड किंगडम। एम्पायर और किंगडम के बीच में क्या डिफरेंस होता था। एम्पायर नीड मोर रिसोर्सेज दैन किंगडम बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर दैन किंगडम्स एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय आर्मीज। एम्पायर्स क्या होती थी, किंगडम से बड़ी होती थी और किंगडम से बड़ी होने की वजह से क्या उन्हें बहुत ज़्यादा सोर्सेज की जरूरत पड़ती थी और इनकी प्रोटेक्शन की जाती थी आर्मीज़ के द्वारा। एम्परर्स ऑल्सो नीड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल हु कलेक्ट टैक्स। किंगडम में टैक्स कलेक्ट करने के लिए एक इंसान से चल जाता होगा, लेकिन एम्पायर जो होती थी वो बहुत बड़ी बड़ी होती थी। तो जो वहाँ की एम्पायर्स के एम्परर्स होते थे यानी शासक होते थे, उनको क्या बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, बहुत सारे ऑफिशियल्स की ज़रूरत पड़ती थी जो क्या नॉर्मल लोगों से टैक्स कलेक्ट कर सकें। बिकॉज द एम्पायर इज़ सो लार्ज, क्योंकि एम्पायर बहुत बड़ी होती थी। डिफरेंट रीजन हैव डिफरेंट वे ऑफ रूलिंग, तो सभी अलग अलग, जैसे बहुत बड़ी एम्पायर उसमें कुछ एरिया का अलग रूल करने का तरीका होता था, कुछ शासकों का अलग तरीका होता था। मतलब जो किंगडम होती थी वो एम्पायर्स के अंडर आती थी।
द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एम्परर। जो पाटलिपुत्र का एरिया था वो एम्परर के यानी एम्परर के कंट्रोल के अंडर था, यानी वो एक एम्पायर था। ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम फार्मर्स। ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाता था ताकि वो फार्मर से क्या टैक्स कलेक्ट करें। हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स हु लिव्ड इन द विलेजेस एंड टाउन्स इन द एरिया, इन सभी से क्या टैक्स कलेक्ट करें जो क्या गाँव में या फिर टाउन में रहते थे। ऑफिशियल्स ऑल्सो पनिश्ड दोज हु डिसओबेड द रूलर्स ऑर्डर्स एंड मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज। ऑफिशियल क्या करते थे, उनको पनिशमेंट देते थे जो टैक्स नहीं देते थे या फिर जो रूलर की बातों को नहीं मानते थे, उनके रूल्स को नहीं मानते थे। और जो ऑफिशियल्स थे जो टैक्स वगैरह कलेक्ट कर रहे थे उन्हें क्या रेगुलर बेसिस पे सैलरीज भी दी जाती थी। देयर वर मैसेंजर स्पाइज इन द एम्पायर, द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्ट्रीज। क्या होते थे उस टाइम पे, सुपरवाइज स्पाइज होते थे जो खुफिया सूचना देते हैं उस टाइप में। द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल, जो एम्परर था वो क्या उन सबको सुपरवाइज करता था। किसकी हेल्प से, जो रॉयल फैमिली थी या फिर सीनियर मिनिस्ट्री थे उनकी हेल्प करते थे उन्हें सुपरवाइज करने में। देयर वर वेरियस प्रोविंसेस एंड ईच ऑफ दीज वाज रूल्ड बाय प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन। There were vast area between the provincial centers. Here the Maurya tried to control road and rivers which were important transport to collect whatever resources were available as tax and tribute. यहाँ पे क्या है, बहुत सारी रिवर्स रोड थी तो मौर्यन ने इस पे कंट्रोल करने की कोशिश करी थी और यहाँ से वो टैक्स भी कलेक्ट करते थे। पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट वर यूजुअली इंडिपेंडेंट, वो किसी पे निर्भर नहीं होते तो जो फॉरेस्ट में लोग रहते थे उस टाइम पे। बट दे यूज टू प्रोवाइड एलिफेंट टिम्बर हनी एंड वैक्स टू मौर्यन ऑफिशियल। क्या उन्हें भी टैक्स, हालांकि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है फिर भी उन्हें क्या टैक्स देना पड़ता था मौर्यन एम्पायर को। यहाँ से हमें पता लगता है कि मौर्यन एम्पायर के टाइम पे क्या है, टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट था, यानी सभी लोगों को टैक्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैगस्थनी के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, एक ये ग्रीक एम्बेसडर था। मैगस्थनीज was an ambassador who was sent to the court of Chandragupta by Greek ruler of West Asia named Seleucus निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने क्या अपने ग्रीक एम्बेसडर जिसका नाम मैगस्थनीज था उसे कहाँ सेंड किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में सेंड किया था। मैगस्थनीज रोट एन अकाउंट ऑफ व्हाट ही सा, मैगस्थनीज ने एक लिखा सब कुछ जो भी उसने इंडिया में देखा उस समय के शासन काल में देखा। हेयर इज़ अ पार्ट ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन, उसके लिखे हुए कुछ पार्ट इधर बताया गया है। द ओकेजन ऑन विच द एम्परर अपीयर इन द पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशन, जो जिस ओकेजन पे जिस उत्सव पे क्या राजा सभी लोगों से मिलता था उसे एक बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। इज कैरिड इन अ गोल्डन प्लैनिक्विलम, वो क्या एक गोल्डन सोने की पालकी में आता था राजा। हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट, उनके जो गार्ड थे राजा के वो क्या है हाथी चलाते थे। डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर, और हाथी को भी किससे डेकोरेट किया होता था, गोल्ड और सिल्वर से। द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन, जो किंग्स के चारों तरफ थी वो आर्म्ड वुमेन होती थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है यूपीएससी वालों के लिए। द किंग हैज स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट फूड बिफोर ही ईट्स, कुछ स्पेशल सर्वेंट रखे हुए थे किंग के लिए जो उसके खाने से पहले खाना टेस्ट करके देखते थे खाने में किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। ही नेवर स्लीप इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट, किंग किसी भी बेडरूम में 2 नाइट के लिए लगातार नहीं सोते थे, यानी उसके बेडरूम चेंज होते थे, सिर्फ 2 नाइट वो ज़्यादातर रहता था एक बेडरूम में। पाटलिपुत्र इज़ अ लार्ज ब्यूटीफुल सिटी, जो पाटलिपुत्र एक बहुत बड़ी सुंदर नगर था। इट इज़ सराउंडेड बाय मैसिव वॉल, उसके चारों तरफ क्या बड़ी बड़ी दीवारें थी। इट हैज़ 570 टावर्स एंड 64 गेट्स। द हाउसेज ऑफ 2 and 3 stories आर built of wood and mud brick. The king place is also wood and decorated with stone carvings. It is surrounded by gardens. ठीक है, तो ये सब था वुड वगैरह से बने हुए थे, जो भी वहाँ पे किंग का जो रूम था वो भी वुड वगैरह से बना हुआ था। अशोका के बारे में जानेंगे कि वो एक यूनिक यानी अलग प्रकार का शासक कैसे रहा। अशोका वाज द फेमस मौर्यन रूलर, अशोका क्या था जो एक मौर्यन एम्पायर का क्या एक बहुत फेमस रूलर रहा था। ही वाज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन, वो पहला ऐसा शासक था जिसने आम लोगों तक अपना मैसेज इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पहुंचाने की कोशिश की। मोस्ट ऑफ द अशोकास इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत लैंग्वेज में ज़्यादातर अशोका की इंस्क्रिप्शन दी हुई हैं। एंड वर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और किस स्क्रिप्ट में लिखी हुई हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी हुई हैं।
इन एंशियंट टाइम, पुराने समय में, कोस्टल उड़ीसा वाज नोन एज कलिंगा, जो उड़ीसा था, कोस्टल एरिया था जो उड़ीसा का, उसे कलिंगा कहते थे। अशोका फॉट अ वॉर सो दैट ही कुड कन्क्वेयर ग्रेट कलिंगा, अशोका ने उस समय उस जगह पे एक लड़ाई लड़ी ताकि वो कलिंगा को जीत सके। बट रिमेन्ड हॉरिफाइड व्हेन ही फाउंड आउट द रिजल्ट ऑफ द वॉर, लेकिन क्या वो भयभीत हो गए जब उसने क्या जो वॉर के रिजल्ट देखे। ही वॉज टेरिफाइड टू सी ऑल द ब्लड शेडो, उसने क्या देखा कि चारों तरफ खून फैला हुआ है, तो उसको देख के वो डर गया। एंड दी मैसिव लॉस ऑफ लाइफ इन बोथ द किंगडम, और क्या देखा कि युद्ध की वजह से बहुत सारी जानें चली गई हैं दोनों ही जगह पे, कलिंगा में भी और उसके शासन, उसके जो टीम की आर्मी थी उसमें भी। अशोका इज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कंक्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर, अशोका ही पूरी हिस्ट्री में एक ऐसा शासक है जिसने युद्ध जीतने के बाद भी युद्ध को त्याग दिया था। हाँ, मतलब कलिंगा की वॉर जो है वो अशोका जीत गया था, फिर भी उसने वॉर यहाँ पे त्याग दी थी क्योंकि उसे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद आया कि कितनी जाने जा रही हैं बिना किसी रीज़न के। इस वजह से क्या उसने वॉर त्याग दी थी। अशोका धम्मम, अशोका वाज इंस्पायर्ड बाय टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, अशोका किसके द्वारा इंस्पायर हुए? बुद्धा की टीचिंग के द्वारा। एंड ही फेल्ट दैट जस्ट अ फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट्स, उसने क्या देखा बुद्धा की टीचिंग में कि जिस तरह एक बाप अपने बेटे को टीचिंग्स देता है उसी तरह क्या है बुद्धा की जो टीचिंग्स है वो हमारे लिए हैं। देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ट्रबलिंग हिम लाइक पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स वर फाइटिंग विद ईच अदर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो उसे परेशान कर रही थी, जैसे कि जो अलग अलग धर्म के लोग थे वो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। स्लेव एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड, जो दास दासियाँ थे क्या उन्हें बुरी तरह से ट्रीट किया जा रहा था, बुरी तरह से उनके साथ पेश आया जा रहा था। अशोका फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अशोका को क्या महसूस हुआ कि ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो इन प्रॉब्लम को क्या सॉल्व करे, इनका निपटारा करे। देयरफॉर अशोका अपॉइंटेड सेवरल ऑफिशियल्स नोन एज धम्मम महात्मा, तो इस काम के लिए उसने क्या किया, बहुत सारे ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जिनको क्या किस नाम से जाना गया, धम्मम महात्मा। हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्मम, वो कहाँ गए, जगह जगह पे गए और लोगों को धम्मम के बारे में टीचिंग्स थी। अशोक गोट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक एंड पिलर, अशोका ने अपने मैसेज को पत्थरों पे और पिलर्स पे लिखवाया। इंस्ट्रक्टिंग हिज ऑफिशियल टू रीड हिज मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड इट देमसेल्फ, और अपने ऑफिशियल्स को क्या कहा जिन्हें धम्मम महात्मा कहते थे, उन्हें कहा कि तुम लोगों के लिए इस मैसेज को पढ़ो जो खुद नहीं पढ़ पाते। ही ऑल्सो सेंट मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज़ अबाउट धम्मम टू अदर लैंड, उन्होंने अशोका ने और भी बहुत सारे मैसेंजर भेजे और भी अलग जगह पे भेजे, दूर दूर भेजे कि वो धम्मम के बारे में लोगों को बता पाए। सच एज सीरिया में भेजे, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका, इन सब जगह पे अशोका ने अपने मैसेंजर भेजे। ही बिल्ट रोड, डग वेल्स, उसने क्या सड़कें बनवाई, कुएँ खुदवाए। रेस्ट हाउसेज, मतलब आराम करने के लिए घर बनवाए। एंड ही ऑल्सो अरेंज्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बींग एंड एनिमल्स, और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी उसने जगहें बनवाई जहाँ पे ह्यूमन और एनिमल्स दोनों जनों का क्या है ट्रीटमेंट हो सकता था। रामपुरवा द बुल कैपिटल, रामपुरवा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, इसके बारे में हम जानेंगे। द आर्कोलॉजिकल साइट इज कॉल्ड रामपुरवा, एक आर्कोलॉजिकल साइट है, एंड इज लोकेटेड इन द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ बिहार, और कहाँ पे है रामपुरवा, वेस्ट चंपारण में है, जो कि कहाँ पे है, बिहार में है। सिचुएटेड वेरी क्लोज टू द बॉर्डर विद नेपाल, और नेपाल के बॉर्डर के बहुत नज़दीक है। द लाइन कैपिटल इज़ नाउ द इंडियन म्यूजियम इन कोलकाता, ये कहाँ पे है लाइन कैपिटल, कोलकाता के एक म्यूजियम में रखी हुई है। वाइल द बुल कैपिटल इज़ लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द पोर्च ऑफ द राष्ट्रपति भवन, और जो एक मिनट, वाइल द बुल कैपिटल, जो बुल कैपिटल है वो कहाँ रखी गई है, जो राष्ट्रपति भवन का पोर्च है उसके बिल्कुल सेंटर में रखी गई है, यानी इंडियन प्रेसिडेंट प्लेस जो है उसके पोर्च के बिल्कुल सेंटर में रखी गई है। रामपुरवा बुल वाज पार्ट ऑफ मौर्यन पिलर फाउंड इन रामपुरवा, रामपुरवा बुल जो है एक मौर्यन टाइम का एक पार्ट है जो कहाँ पे मिला था, रामपुरवा बिहार में। एंड हैज़ नाउ बीन प्लेस्ड इन राष्ट्रपति भवन, और उसे अब कहाँ रखा गया है, राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द स्किल ऑफ द स्कल्पचर्स ऑफ दैट टाइम, उस समय के जो शिल्पकार थे, जो मूर्तिकार थे, उनके क्या है, उनकी एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है रामपुरवा। ये देखो आपके पास इमेज दिखाई दे रही होगी, मैं जूम करके भी दिखा देती हूँ आपको। ये क्या है, एक रामपुरवा बुल की क्या इमेज है।
जिसको अब कहाँ राष्ट्रपति भवन के पोर्च के सेंटर में रखा हुआ है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल पे नए हो तो, रेगुलर बने रहना अगर आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री को कंप्लीट कवर करना है तो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगी, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना क्योंकि मैं वहीं अपने वीडियोज़ के लिंक आपको प्रोवाइड करती हूँ। थैंक यू।